गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचार। सामाजिक विचार जो होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए हमारे समाज के प्राचीन कालखंड की वैभवशाली परंपरा के उन सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं के जो मूल्य है, उनकी जो मूल प्रकृति है, उसके बारे में यहां विवेचना हमें करनी है। तिलक उन्हीं प्राचीन कालखंड के विचारों पर बल देता है, लेकिन उससे पहले हमारे को इस पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि हम उस वैभवशाली परंपराओं, हमारी अतीत की जो सामाजिक विरासत है, उसको हम पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। हालांकि समाज सुधार को लेकर के जो भी आयाम प्रतिपादित होते हैं, या समाज की व्यवस्थाओं में प्रचलित जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनको दुरुस्त करना, समाज सुधार करना, तो ये होता है सामाजिक सुधार की व्यवस्था। क्या होता है? सामाजिक सुधार, या ऐसे विचार जो समाज के सुधार के क्षेत्र में विवेचित किए जाते हैं, वो सामाजिक विचार कहलाते हैं। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में समाजवाद और सामाजिक विचार को लेकर के बहुत धारणाएं और भ्रांतियां प्रचलित है। कोई भी अवधारणा होती है, जैसे आदर्शवाद है या व्यक्तिवाद है, व्यक्ति के हितों का संरक्षण, संवर्धन, जो पोषण करता है, वो व्यक्तिवाद है। तो व्यक्तिवाद की कोई परिभाषा होगी तो ज्यादा से ज्यादा 10 होगी, लेकिन समाजवाद की जब विचारधारा या उसकी जो अवधारणा, उसकी जो परिभाषाएं दी जाती है, तो सैकड़ों होती है। तो मतैक्य नहीं है। फिर भी हम यह चेष्टा करेंगे कि समाज सुधार को लेकर के तिलक ने क्या क्या बातें कही है। हमारा जो बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, इसमें प्रथम वर्ष में जोधपुर विश्वविद्यालय में भी तिलक को पढ़ाया जाता है। सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर हो, राजस्थान प्रांत के अलावा भी हम विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों का यदि हम अध्ययन करें, तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अंतर्गत तिलक को निश्चित रूप से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जहां आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात आती है, वहां तिलक निश्चित रूप से पढ़ाया जाता है। तो हम तह तक जाकर के इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि तिलक ने समाज सुधार के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपने विचारों में प्रतिपादित की। देखिए, तत्कालीन कालखंड में जो समाज की व्यवस्थाएं प्रचलन में थी, जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी, उन सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन संभव है, या समाज की उन व्यवस्थाओं में क्या क्या सुधार संभव है, उनको सामाजिक विचार कहा जा सकता है। देखिए, तत्कालीन कालखंड में अस्पृश्यता हो, चाहे नारी के क्षेत्र में उसके उत्तराधिकार और उसकी स्वतंत्रता को लेकर के कोई विषय हो, विधवाओं को लेकर के कोई विषय हो,
तो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार की रूढ़ियां प्रतिष्ठित हो गई थी जिनका उन्मूलन करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हो गया था। तो जो भी उस कालखंड के विचारक हुए हैं, वो चाहे उदार राष्ट्रवाद के हो चाहे प्रखर राष्ट्रवाद के हो, उन्होंने समाज सुधार में निश्चित रूप से मतैक्य रहा है। लेकिन तिलक के जो विचार थे वो थोड़े इनसे भिन्न थे। तिलक समाज सुधारों की पूर्व शर्त स्वराज्य मानता था और तिलक के स्वराज्य के बारे में अपन ने पूर्व वीडियो में तिलक का जो स्वराज्य था उन स्वराज्य संबंधी विचारों में हमने पूर्व वीडियो में बहुत तह तक जाकर के और सटीक अच्छा विश्लेषण किया है। स्वराज्य का तात्पर्य केवल राजनीतिक स्वराज्य से नहीं था, वहां सामाजिक स्वराज्य की बात आ रही है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वहां पर राजनीतिक स्वराज्य की बात के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वराज्य को भी प्रतिष्ठित करने के लिए तिलक प्रतिबद्ध था। तो यहां पर भी वही बात पुनः वापस आती है। तिलक समाज सुधार की पूर्व शर्त राजनीतिक सुधार या स्वराज्य चाहता है और बहुत तह तक जाकर के इसका विवेचन करता है और वैदिक कालखंड की उस स्वर्णिम परंपराओं को, जो हमारी सनातनी संस्कृति की जो विरासत थी, उनको पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। आपाधापी के इस युग में हमने जिन नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया, हमने हमारे भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के जो मूल प्रकृति थी, उनके प्रतिकूल जो हमने चलना शुरू कर दिया, तिलक वह प्रतिषेधित करता है। वो कहता है कि भारत की मूल संस्कृति की मूल प्रकृति ऐसी नहीं है। हम नैतिक आचरण और नैतिक व्यवस्था में ही अपना सर्वस्व सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। तो ये जो नैतिक मापदंड थे, इन नैतिक मापदंडों के बारे में गहराई से जाकर के जैसे ही तिलक ने विवेचित किया, तो तिलक पर आरोप लग गया कि तिलक सामाजिक रूढ़िवादी है। वो सनातनी और वैदिक परंपराओं के नाम पर समाज सुधार का विरोध करता है। तत्कालीन जो गोखले सहित जितने भी उदारवादी विचारक थे, उनका सहयोगी आग्रेकर उनके सहयोगी थे। तिलक और आग्रेकर दोनों ही साथ साथ समाज सुधार के आयाम को प्रतिपादित करते हैं। धीरे धीरे उनमें मतैक्य था वो नहीं रहने लगा, मनभेद हो गए और वही मनभेद कालांतर में मतभेद में परिवर्तित हो गए। तो आग्रेकर सहित जितने भी, यानी कि उनके एक प्रमुख सहयोगी सहित जितने भी लोगों ने जो उस समय समाज सुधार में अग्रणीय थे, उन सब ने तिलक पर क्या आरोप लगाया कि तिलक समाज विरोधी है, समाज सुधार विरोधी है। क्या तिलक समाज सुधार विरोधी है, क्योंकि तिलक आधुनिक जितने भी आयाम हैं
उनका प्रतिरोध कर रहा है। हालांकि ये निराधार था, ये आरोप मिथ्या थे। हां, तिलक ब्रिटिश व्यवस्था में अपनी आस्था प्रकट नहीं करता था या उनके द्वारा बताए गए सामाजिक मूल्यों को वो स्वीकार नहीं करता था। तिलक की ऐसी धारणा थी, जगत गुरु विश्व गुरु भारत, जिसने समस्त विश्व को अपनी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप चलाया, जगत गुरु कहलाया, वो भारत ब्रिटिश के इस आधुनिक आयाम को स्वीकार करेगा। अरे इनके कोई नैतिक मापदंड ही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बीकानेर विश्वविद्यालय के एक नवीन पाठ्यक्रम की ओर आकर्षित करता हूं। हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के आपके ये पाठ फर्स्ट में और एमए पूर्वार्ध में एक नया विषय शुरू किया जिसका नाम है आनंदम। उस आनंदम का तात्पर्य क्या है? उस आनंद का तात्पर्य यही है कि हमने हमारे नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया। छोटी छोटी जो हमारी नैतिक जो कर्तव्य थे उनको हमने छोड़ दिया, उनको पुनः स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे आचरण में इन चीजों को हमें ढालना पड़ेगा। छोटी छोटी बात। उस पाठ्यक्रम को बीए पार्ट या बीकॉम बीएससी यानी कि यूजी और पीजी में प्रथम वर्ष और पूर्वार्ध के अलावा स्वैच्छिक रूप में सभी विद्यार्थी भी ले सकते हैं। ये विषय शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ते छोड़ते इस प्रकार व्यक्ति निर्माण को हम भूल गए। हमने वैज्ञानिक बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अच्छा इंजीनियर भी बना दिया, अच्छा प्रोफेसर भी बना दिया। दुर्भाग्य से हम उससे पहले अच्छा व्यक्ति नहीं बनाया। प्रोफेसर तो बना दिया, जब उसमें व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ है, हमारी संस्कृति के जो मूल मूल्य है उन मूल प्रकृति को छोड़ करके वो प्रोफेसर बन भी गया है, वो प्रोफेसर के लायक नहीं है। पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। व्यक्ति निर्माण के बाद में राष्ट्र निर्माण की बात आती है। राष्ट्र निर्माण तो बहुत दूर की बात हो गई। तिलक का राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रवाद तो बहुत दूर हो गया। यहां हम व्यक्ति के निर्माण को भी भूल गए। तो तिलक अपने इस विचारों के अंतर्गत उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की उन विरासत को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता है। तिलक पर जो मिथ्या आरोप लगे थे, हालांकि आगेकर से उनके तीव्र मतभेद थे। उस समय एक बिल आया जिसका नाम था कंसेंट बिल। उस बिल के अंतर्गत अवयस्क लड़का और लड़की आपस में उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उनको मान्यता, जब वो वयस्क हो तो वह अलग अलग भी रह सकते हैं और मान्यता भी दी जा सकती है। उसे बोला था कंसेंट बिल। अरे भाई, ये भारत की संस्कृति की मूल प्रकृति के अनुकूल कहां है? विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है।
कॉन्टेक्ट जो बिल, कंसेंट बिल जिसको कहा, लिव इन रिलेशनशिप जैसा। अरे भारत की संस्कृति में इनका कोई स्थान नहीं है। तो तिलक ब्रिटिश कालखंड की उन व्यवस्थाओं का जो कड़े शब्दों में विरोध करता है। वो तिलक कहता है भारत में समाज सुधार होने चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारी भारत की संस्कृति की जो मूल प्रकृति है, उनके अनुरूप ही मूल्यों का प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम केवल इतना ही नहीं था कि वसुदेव कुटुंबकम का भाव कहते थे, नहीं, हमारे आचरण में था। जियो और जीने दो। तो उन जो मूल्य है, उन मूल्यों को समाज में पुनः प्रतिष्ठित करना। लेकिन एक बात याद रहे, तिलक ने समाज सुधार के लिए पूर्व शर्त राजनीतिक सुधार रखा। उन्होंने कहा कि हम पहले समाज सुधार नहीं कर सकते, जैसे गोखले, आगरेकर या जो उदारवादी जो विचारक थे, ब्रिटिश सामाजिक मूल्यों को दिव्य स्वप्न मानते हुए उनमें गहरी आस्था प्रकट करते थे। तिलक इस प्रकार के विचारों में अपना किसी भी प्रकार का एक मत भी सहमत नहीं थे। तिलक ने भारतीय मूल्यों पर आधारित समाज सुधार के लिए जिन आयामों की जो व्यवस्था की, जिन आयामों को उसने बताया, उन आयामों में 3 प्रकार से, कितने? 3 प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकार से वो सुधार चाहता था। सबसे पहले समाज सुधार में राजनीतिक परिवर्तन की प्राथमिकता। मूल बात आ गई ना, वही बात जिसको हमने भूमिका में रखा, वही बात यहां पर पुनः आ गई। पहले तिलक की शर्त यही थी, समाज सुधार में राजनीतिक परिवर्तन की प्राथमिकता, यानी कि ब्रिटिश अधीनस्थ जो भारत है, इससे पहले मुक्ति होनी चाहिए। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। यहां स्वराज्य का तात्पर्य केवल स्वशासन से नहीं है, या केवल राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। लेकिन उस हेतु सबसे पहले राजनीतिक सुधार, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? अरे सामान्य सी बात है, जब हम भारत के लोग सरकार में रहेंगे और समाज सुधार की कोई बात रखेंगे, तो किसके समाज के हित के संरक्षण, संवर्धन और पोषण की बात रखेंगे? हम हमारे समाज की रखेंगे, भारतीय समाज की रखेंगे। और तत्कालीन कालखंड की परिस्थिति क्या थी? हम परतंत्र थे, हम गुलाम थे। तो परतंत्रता के उस परिवेश में जो भी समाज सुधार की जो बात कर रहा था, वो ब्रिटेन का व्यक्ति था। कोई भी विधेयक जो बनाना है, अब जैसे महिला उत्तराधिकार के लिए या पैतृक संपत्ति के लिए
उस समय समाज सुधार की कोई बात होती तो जो समाज सुधार की जो बात करने वाला है या कानून जो बनाने वाला है वो कौन है? वो ब्रिटिश है। तो वहां तो परिवार है ही नहीं। हमारे यहां तो संयुक्त परिवार है। एक दादा परदादा के कई संयुक्त परिवार एक ही बाड़े में सामूहिक को जब उनका सहभोज होता है। कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक जगह आया था 8 भाई है, उनके परिवार पोतों सहित लगभग 100 से ऊपर है। सभी शाम को सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। ब्रिटेन जहां हर तीसरे बच्चे को पता नहीं हमारा बाप कौन है और हर 5वें को पता नहीं हमारे मां बाप कौन है, क्योंकि वहां तो विवाह स्थायी है ही नहीं। वहां तो लिव इन रिलेशनशिप के सिस्टम थे। यानी कि पशुवृत्ति का जैसा परिवेश था। अरे वो पाशविक प्रवृत्ति वाले या संस्कृति के उपासक हमें हमारे समाज सुधार के बारे में बताएंगे क्या? ऐसा तिलक कहता है। मैं यहां पर तिलक के विचारों को बता रहा हूं। तब तिलक ने कहा समाज सुधार करने वाला यदि भारतीय होगा तो उसको पता भी होगा कि मां भी होती है, बाप भी होता है, दादा भी होता है, बुआ भी होता है, मामा भी होता है, सबकी हिस्सेदारी भी होती है। सबके यहां जो भी शादियां विवाह वगैरह होते हैं सब सामाजिक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। बात का सिस्टम भी होता है। वहां तो किसका बात क्या बात। तो सामान्य सी बात, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो जो कानून का निर्माण करेंगे वो तो ब्रिटिश के अनुरूप करेंगे। तब तिलक ने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए। जब राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा और उसके स्थान पर जो भारत के लोग प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब जो कानून और बनेंगे या जो बने हुए कानून हैं उसमें युगानुकूल कोई परिवर्तन होगा तो हमारी सनातनी संस्कृति और वैदिक परंपरा के मूल्यों की मूल प्रकृति के अनुरूप ही होगा। हां, निश्चित रूप से कोई वैज्ञानिक तथ्य है, अत्याधुनिक कोई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, नहीं कोई साइबर जैसी कोई प्रॉब्लम है, उसमें सुधार होगा। उसका तिलक विरोध नहीं करता। लेकिन तिलक स्वराज्य पूर्व शर्त समाज सुधार की होनी चाहिए, इसमें अपनी गहरी आस्था प्रकट करता है। तिलक अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि भारतीय परिवेश में यदि ब्रिटिश अधीनस्थ भारत रहेगा तो समाज सुधार संभव नहीं है, क्योंकि वह मलिन मंतव्य वाले भारत की संस्कृति के अनुकूल कभी उनका चिंतन नहीं होगा। वो किस लिए समाज सुधार की बात को सोचेंगे? वो तो अपना रेवेन्यू किस प्रकार बढ़े, सत्ता में जो काबिज है, जो अधिकारी बड़े बड़े हैं, वो ब्रिटिश सरकार का प्लस अपना रेवेन्यू किस प्रकार बढ़े, केवल इसकी चिंता करेंगे। फलतः तिलक क्या चाहता है? समाज सुधार में राजनीतिक परिवर्तन है वो पूर्व शर्त होना चाहिए या उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
दूसरी थी वो समाज सुधार के पक्ष में था, लेकिन पाश्चात्यकरण का विरोधी था। तिलक पाश्चात्यकरण का विरोधी था। तिलक पर जो आरोप लगा था वो मिथ्य था कि वो सुधार विरोधी है या वो रूढ़िवादी है। तिलक चाहता था कि समाज सुधार होना चाहिए, लेकिन पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं होना चाहिए। तिलक समाज सुधार में स्वराज्य को अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य मानता है, चरम और परम लक्ष्य मानता है। तिलक ने इस बात को, इस वेदना को कई जगह कहा है कि भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। अपन ने पूर्व वीडियो में भी इस बात पर को कहा है, पुनः मैं यहां पर इस बात को कहना उचित समझूंगा। बड़ी मार्मिक बात है। मृत्यु सैया पर पड़े तिलक बार बार इस बात को बड़बड़ा रहे थे। जब आदमी मरणासन पे होता है तब उसके प्राण पखेरु उड़ते नहीं है और किसी चीज में अड़ जाते हैं। किसी पोती में, किसी पोता में या किसी प्रॉपर्टी के हिस्से में, तो उसके जो पुत्र वगैरह होते हैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते, तब जाकर के उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। ये बातें मिथ्या नहीं है, ये बातें तर्कसंगत है। व्यक्ति के प्राण किसी से अटके हुए हैं और समझ लो किसी व्यक्ति विशेष पर अटके हुए हैं, और जैसे ही वो जाता है उसकी शक्ल देखते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है। या किसी दूसरी व्यवस्था से अटके हुए, तो मृत्यु सैया पर पड़े तिलक बार बार बड़बड़ा रहे थे, भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। तो तिलक पश्चिम के इन मूल्यों का विरोध करना चाहता है। आज हम इंग्लिश मीडियम के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में कितने नैतिक मूल्य हमने छोड़ दिए हैं। क्यों आनंदम लागू किया जा रहा है? इंग्लिश मीडियम के माध्यम के बच्चों के अंदर जो संस्कारहीनता है, यूरोप में यह सामान्य बात है। बच्चे को यदि पॉकेट मनी नहीं मिलती है तो अपने पिता को शूट कर देता है। टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और थोड़ा डांट दिया, उस पर गोलियां चला देती है। ये क्या है? ये इतना जो बच्चों ने धैर्य खोया है, सहनशीलता का जो भाव छोड़ा है, जिस गुरु को वंदनीय और पूजनीय माना जाता था या माता पिता को वंदनीय और पूजनीय माना जाता था, अवसादग्रस्त यह युवा छोटे से अपने स्वार्थ के लिए, वो भी झूठा है, हत्या कर देता है। इसलिए आनंदम लागू किया जा रहा है। तिलक के विचारों में भी यही बात पुनः आती है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति की जो मूल प्रकृति है वो उसी प्रकार की है।
हमने 3 बिंदु पढ़े। पहला तो क्या था, भारतीय सुधार में सामाजिक परिवर्तन पूर्व शर्त। पहला है समाज सुधार की पूर्व शर्त स्वराज्य। समाज सुधार की पूर्व शर्त स्वराज्य। दूसरा, समाज सुधार के पक्ष में लेकिन पश्चिमीकरण। समाज सुधार के पक्ष का किंतु पश्चिमीकरण के विरोधी, पाश्चात्यकरण के विरोधी। यानी जो समय जो पश्चिम के जितने भी मूल्य हैं उनके विरोधी, क्योंकि उन मूल्यों में ये नैतिक मापदंड के जो आयाम हैं उनका कोई स्थान नहीं। तो तिलक क्या चाहता है, इन नैतिक मापदंड की व्यवस्थाओं को हमें प्रतिष्ठित करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो सामाजिक मूल्यों की जो व्यवस्था थी वो वास्तव में बहुत अच्छी और उचित थी। भारत की संस्कृति में छोटे से छोटे जीव से लेकर, यानी कि चींटी से लेकर के हाथी तक को किसी न किसी देवी देवता से जोड़कर उसे पूजनीय और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। ये किसी अन्य संस्कृति में नहीं मिलेगी, या अन्य किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था का यह अंग नहीं मिलेगा। हमारी माताओं को कहा, चींटी को यदि दाना देते हैं या चीनी देते हैं तो उस प्रकार के राहु केतु या जो होते हैं वो शांत होते हैं। हम देखते हैं पूजा जा रहा है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में तुलसी को, पीपल को, वट वृक्ष को, आक को, प्रत्येक वृक्ष को भी पूजा गया है। ये अन्य समाज की सामाजिक व्यवस्थाओं की मूल प्रकृति के प्रतिकूल है, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था की मूल प्रकृति के ये अंग है। हम इनके अनुरूप ही चलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है, इसी से समाज सुधार संभव है, ऐसी तिलक की धारणा थी। तिलक की एक तीसरा जो समाज सुधार की व्यवस्था था वो कहता है कि जो समाज सुधार है ये ब्रिटिश या व्यवस्थापन के माध्यम से नहीं, जन जागृति के माध्यम से। यानी कि समाज सुधार व्यवस्थापन के आधार पर नहीं, व्यवस्थापन के आधार के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हैं, या यहां पर तिलक हमें क्या संदेश देना चाहता है? तिलक यह कहता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो ब्रिटिश अधीनस्थ उस समय ब्रिटिश के लोग जो चला रहे हैं, वो व्यवस्थापिका समाज सुधार कर लेगी। यानी कि व्यवस्थापिका में ऐसे सुधार होने चाहिए, उसको वह लागू करवा देगी। तिलक इसमें आस्था नहीं रखता। ऐसा क्यों, यह प्रश्न यहां पे क्यों आया, या यह प्रसंग यहां पर क्यों आया? क्योंकि तत्कालीन कालखंड के जो उदारवादी विचारक थे,
जो समाज सुधार के लिए क्या कहते थे कि ब्रिटिश व्यवस्थापन समाज सुधार कर सकता है। वो कहते हैं कि आधुनिकता के आधार पर ब्रिटेन में कितना सुधार हुआ है। ब्रिटेन का समाज देखिए कितना आगे बढ़ा है। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में कितने सुधार हुए हैं। उन सुधारों को ब्रिटेन वासियों के द्वारा जो हमारे यहां शासन कर रहे हैं उनसे लागू करवा के हम सुधार समाज के सुधार के आयामों को यहां स्थापित प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस प्रकार की जो धारणा है वो तत्कालीन विचारक देते हैं। तिलक इस धारणा का खंडन करता है। तिलक इस धारणा का खंडन करता है तथा प्रतिपादित करता है कि सबसे पहले व्यवस्थापन की व्यवस्था को ही सुधारना होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा मैं डीपली इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। व्यवस्थापन की जो बात है वो ब्रिटेन के यहां जो अधिकारी व्यवस्थापन की प्रक्रिया को या व्यवस्थापन की व्यवस्था को जो लागू कर रहे हैं, जो क्रियान्वित कर रहे हैं, उस व्यवस्था को ही यहां से सबसे पहले हटाना होगा। तिलक ने एक स्थान पे कहा है, पूर्व वीडियो में हमने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन भी किया है कि मंदिरों को नहीं हटाना है, लेकिन मंदिर के पुजारी और पुरोहितों को हटाना है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के जो नए आयाम हैं वो तो चलेंगे, लेकिन समाज सुधार जो यहां पुजारियों के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में, पुरोहितों के रूप में जो ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिष्ठित यहां पर है उनको हटाना पड़ेगा। हम जब उन ब्रिटेन के अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां से हटा देंगे तो क्या होगा? व्यवस्थापन का कार्य किसके हाथ में आ जाएगा? यानी कि मंदिर के पुजारी और पुरोहित हट गए और नए जो व्यवस्थापन को चलाने वाले, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, संचालित करने वाले सारे लोग कौन हो गए? भारतीय हो गए। तो इन भारतीय लोगों के पुनः अपनी चर्चा चल रही थी कि भारत के लोग जब व्यवस्थापिका में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा? दूसरा कार्य समाज सुधार के लिए क्या था? जन जागृति के माध्यम से। उन्होंने क्या कहा? जन जागृति के माध्यम से हम समाज सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कर्मचारी और अधिकारी जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया को जो संपादित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो तो संख्या में न्यून है। हमें भारत के सुषुप्त अवस्था के लोगों को जागृत करना पड़ेगा। यानी कि भारतीय शेरों में जो उनका स्वाभिमान सोया हुआ है, उस सुषुप्त स्वाभिमान को पुनः जागृत करना पड़ेगा। हमारे भारत के लोगों में ये भाव पुनः भरना पड़ेगा, जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम,
सहित भारत की सामाजिक व्यवस्था के जो मूल्य थे उनको पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। ऐसा जन जागृति का भाव, जन जागरण का भाव भारत के लोगों में हमें प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। तो ये जन जागृत का भाव कैसे प्रतिष्ठित होगा? तिलक ने तत्कालीन कालखंड में कई प्रकार के जो राजकीय त्योहार थे उसका सार्वजनिकरण किया। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव सहित जितने भी जो महोत्सव थे, जिनके जो आयाम थे, उन महोत्सवों को पुनः जागृत कर और उनका जो राजकीयकरण हो रखा था, यानी कि एक संकुचित दायरा था, केवल मराठा परिवार ही या उनके मराठों के जो राजा थे उनका राजकीय जो त्योहार था उसका सार्वजनिकरण किया। उसमें मराठों के अलावा मुस्लिम हो, चाहे माहर हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जाट हो, कोई भी, सभी को सम्मिलित किया। वर्तमान में हम गणपति बप्पा मोरया का बहुत बड़ा जो भव्य आयोजन स्थान स्थान पर जो देख रहे हैं, इसका श्रेय तिलक को जाता है। तिलक ने सामाजिक जन जागरण के लिए, जनता को जागृत करने के लिए इस प्रकार के भाव को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। दूसरा देखिए, तिलक ने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का न केवल सार्वजनिकरण किया बल्कि उनका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के हाथ में दिया। वो अली बंधु मुस्लिम थे, लेकिन सामाजिक एकता ये तो हमारी सामाजिक संस्कृति की मूल प्रकृति है। ये तो मलेच्छ मंतव्यों वाले मलेच्छों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अहीर, यादव, जाट, राजपूत ये प्रतिष्ठित किया है। अरे धर्म और जाति तो बहुत दूर की बात है, वर्ण जो चार होते हैं ना, वो भी भारत में पहले सनातन परंपरा में नहीं थे, जन्मजात नहीं थे। कर्म के अनुरूप वर्ण तय होता था। आपका कर्म किस प्रकार का है, उस कर्म के अनुरूप ही आपका वर्ण तय होगा। तो इस प्रकार की सर्वस्पर्शी कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से तिलक सामाजिक सुधार चाहता था। वो कहता है कि इस प्रकार जन जागरण होगा, जन जागृति होगी, जनता में अवेयरनेस आएगा तो स्वतः ही जागरूकता आ जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। स्वच्छता को लेकर के कितनी जागरूकता है। भारत का प्रधानमंत्री स्वयं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बाय द वे जाता है और कहीं पर पूजा अर्चना करता है, वो उसकी संस्कृति की मूल प्रकृति है, उनका अपना चिंतन है। तिलकार्चन के और अक्षत लगाने के बाद में उनके जो कुमकुम वगैरह लगता है तो उन्हें जो टिश्यू पेपर दिया जाता है, अपना हाथ पोंछने के बाद में वो अपने पॉकेट में डालते हैं, यथास्थान जहां कचरा पात्र होता है उसके अंदर जाकर के स्वयं डालते हैं।
स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस हो गया। कल ही मैंने टीवी में देखा था, हमारे जयपुर महानगर में अभी जो जीत के आए हैं, तो सबसे बड़ा वहां के जो नगर निगम का अधिकारी जो इलेक्टेड है, वो जनप्रतिनिधि सफाई अभियान में खुद ही लग रहे हैं भाई जी। तो सफाई कर्मचारियों की मजबूरी हो जाती है कि ये कचरा वास्तव में हमें पहले हटा दिया, तो उनको शर्म आती है, स्वयं लग रहे। ऐसा सामान्य कर्मचारी से लगा करके उच्च अधिकारी भारत में करने लग गया है। ये क्या है? स्वच्छता के प्रति जन जागृति। तिलक क्या चाहता है? तिलक ये चाहता है कि समाज सुधार में भी इसी प्रकार जन जागृति होनी चाहिए। समाज के हमारे नैतिक आचरण के जो छोटे छोटे मूल्य हैं, वो पुनः प्रतिष्ठित होने चाहिए। रूढ़िवादिता और जो पुराणपंथी के जितने भी आयाम हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने चाहिए। तिलक उनको नस्ते नाबूद करना चाहता है। अस्पृश्यता, छुआछूत हमारे समाज का जो सबसे गंभीर विकार है, सबसे घातक और गंभीर जो बीमारी है, छुआछूत और भेदभाव, ये भारत की मूल संस्कृति, सनातनी संस्कृति में कहीं नहीं था। ये बाद में जानबूझ करके इस चीज को प्रतिष्ठित किया गया, और आज निश्चित रूप से आपको छुआछूत का कहीं न कहीं आंशिक रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये छुआछूत और भेदभाव तिलक नहीं मानता है। तिलक कहता है कि छुआछूत यदि कोई ईश्वरीय आदेश है, तो मैं उस ईश्वर को भी नहीं मानता। यानी कि कोई कहते हैं कि छुआछूत किसी भगवान ने बनाया है, तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। सनातन सामाजिक व्यवस्था के प्रोधा और प्रमुख पक्षकार तिलक के विचारों में समाज सुधार के लिए सबसे पहले वो छुआछूत और भेदभाव को नस्ते नाबूद करना चाहते हैं। छुआछूत को समूल रूप से वो नष्ट करना चाहते हैं। छुआछूत और भेदभाव हमारा समाज का सबसे बड़ा सामाजिक कलंक है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की जो मूल प्रकृति थी, उसके प्रतिकूल है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था मूल रूप में थी, उस सामाजिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं था। कालांतर में मलिन मंतव्य वाले विदेशी आक्रांताओं ने धीरे धीरे अस्पृश्यता का जहर हमारे जहन में उतार दिया, और कुछ स्थानों पे तो इतना छुआछूत और भेदभाव का परिदृश्य उत्पन्न हो गया कि रक्त रंजित संघर्ष छुआछूत को लेकर के होते हैं, भेदभाव को लेकर के होते हैं। तो तिलक अपने विचारों के अंतर्गत इस प्रकार छुआछूत और भेदभाव को समूल रूप से नष्ट करना चाहता है। उसने अपने सामाजिक विचारों में एक स्थान पर इस वक्तव्य को लिखा है, जिस पर हमने अभी चर्चा की थी कि छुआछूत यदि कोई ईश्वरीय आदेश है, तो मैं उस ईश्वर को भी नहीं मानता हूं। इस प्रकार तिलक समाज सुधार के लिए छुआछूत और भेदभाव को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहते हैं। तिलक ने समाज सुधार के लिए
कई प्रकार के आयाम। उन्होंने कहा विवाह की आयु सुनिश्चित होनी चाहिए। कंसेंट विधेयक, 12 वर्ष से पहले आपके वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, भारतीय संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। उसके बाद में वैवाहिक संबंध जो हो गए, आप चाहो तो साथ रहो, चाहो तो अलग अलग रहो, ऐसा तिलक नहीं मानता है। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति के प्रतिकूल है। लेकिन तिलक की बात सही थी, तर्कसंगत थी। अभी भी पिछली सरकार में जो न्यायमूर्तियां प्रतिष्ठित हुई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए। मैं 2-3 निर्णय बताना यहां उचित समझूंगा। भारत की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस न्यायपालिका ने निर्णय क्या दिया? लिव इन रिलेशनशिप सही है। ठीक बात। दूसरा, लड़का लड़का आपस में और लड़की लड़की आपस में विवाह कर सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, ये निर्णय दिए। और निर्णय उनका बौद्धिक देवालियापन तो वहां निकल गया। वो कहते हैं एक महिला विवाह के पश्चात पति के अलावा कई पुरुषों से संबंध रख सकती है। ऐसी नैतिकता या ऐसी सामाजिक संस्कृति भारत में थी क्या? भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो कंसेंट विधेयक जो इसी प्रकार का जो था, उसकी कड़ी निंदा करते हुए तिलक ने, मैंने जितनी भी चीजें बोली है उन्हीं के अनुरूप तिलक ने कौन कौन से समाज सुधार के आयाम प्रतिष्ठित किए, उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। उसने 14 वर्ष कम से कम लड़की की आयु होनी चाहिए। अब तो उसकी 18 कर दी। उस समय बाल विवाह अत्यधिक होते थे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 14 वर्ष की न्यूनतम आयु तो कम से कम होनी ही चाहिए। आप लड़की की शादी कर सकते हैं। लड़के की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। और उस समय देखिए, दुर्भाग्य देखिए, बहु विवाह बहुत होते थे। कोई 60 साल की उम्र में विवाह कर रहा है, कोई 70 साल की आयु में विवाह कर रहा है। तिलक ने निर्धारित कर दिया 40 वर्ष की आयु के पश्चात कोई विवाह नहीं होगा। यदि कोई विवाह करता है तो अपनी आयु की विधवा से करेगा। पुनर्विवाह जो होगा वो 40 वर्ष की आयु के पश्चात नहीं होगा। यदि कोई करता है तो अपनी ही आयु की स्त्री से वह पुनर्विवाह कर सकता है। उन्होंने पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। सती प्रथा प्रचलन में थी। तो उन्होंने क्या तय किया कि पुनर्विवाह कोई विदुर करता है तो अपनी आयु की
विधवा से करेगा। उस समय विधवाओं को कुरूप किया जाता था, बलपूर्वक सती किया जाता था। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां प्रतिष्ठित हुई थी, ये भारत की सामाजिक व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो प्रतिष्ठित हो गई थी। विवाह के जो उत्सव होते हैं उसमें शानदार शराब की पार्टियां होती है। तिलक इस शराब पर प्रतिबंध लगाता है। उस कालखंड में भी ये कुप्रथा थी। तिलक ने मद्य निषेध व्यवस्था को उचित माना। तिलक ने समाज सुधार में मद्य निषेध, दहेज प्रथा, यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विकृति है। हम देखते हैं दहेज के जो भूखे भेड़िए होते हैं वो कई प्रकार के अत्याचार करते हैं। कई बहनों को मरने के लिए मजबूर करते हैं। वो मर जाती है तो ठीक बात है, नहीं तो मार देते हैं। तो तिलक इस दहेज प्रथा पर करारा प्रहार करता है और कहता है कि किसी भी परिस्थिति में दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। समाज सुधार के लिए वो जनता को जागरूक करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि समाज सुधार किसी व्यवस्थापिका के कानून से नहीं होगा। कानून तो बने हुए थे उस समय भी, अभी भी आए दिन दहेज को लेकर के प्रताड़नाएं हो रही है। दहेज को लेकर के हत्याएं की जा रही है। तो तिलक कहता है कि जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, सामने वाला पक्ष, जो बेटी अपने मां बाप को छोड़ करके जिस घर में जाती है, उस घर के सदस्य अपनी बेटी की तरह उसको नहीं माने, तब तक हम समाज सुधार की बात सारे करते हैं। दुर्भाग्य देखिए माताएं बहनें भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बहनें प्रताड़ित हो रही है, यदि उस घर की माताएं और बहनें उस बच्ची के साथ में खड़ी रहे तो यह नामुमकिन नहीं। किसी भी परिस्थिति में दहेज को लेकर के इस प्रकार की जो यातनाएं दी जा रही है वो संभव नहीं होती, असंभव। माताएं और बहनें खड़ी हो जाए कि मजाले जो कुछ कह दिया तो ये हमारी बेटी जैसी मां कह दे, तो उस बच्चे की हिम्मत होती है क्या? नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों में नैतिकता के आचरण या नैतिकता के आयाम जैसे मानवीय मूल्य उनके मन और मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो जाए, ताकि इस प्रकार का दुराचरण वो नहीं करे। ऐसी जो जन जागृति है वो जन जागृति हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अस्पृश्यता, जिस पर अपन ने बहुत चर्चा की, तिलक कहता है छुआछूत और भेदभाव है वो समाज सुधार की सबसे अहम और अपरिहार्य शर्त है। हम समाज सुधार में सबसे पहले छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करेंगे।
एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा समाज सुधार के लिए, कितना? 20वां हिस्सा, 20वां हिस्सा है वो किसके लिए? समाज सुधार के लिए वो सदैव लगाएगा, तो निश्चित रूप से समाज सुधार संभव है। तो तिलक ने अपने समाज सुधार के विचारों के अंतर्गत जिन आयामों को प्रतिष्ठित किया है और जिन आयामों को स्थापित किया है, उसमें सामाजिक रूढ़िवादिता और समाज सुधार के विरोधी का जो तिलक पर आरोप लगा था वो मिथ्या था। तिलक समाज सुधार की पूर्व शर्त क्या रखता है? समाज सुधार की वो पूर्व शर्त रखता है राजनीतिक सुधार या स्वराज्य रखता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए। जब सामाजिक क्षेत्र में सुधार होगा तो उस हेतु करने वाले, समाज सुधार करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? जो राज्य नीति में सक्रिय होते हैं। तो तिलक यहां क्या कहता है? राजनीतिक सुधार है वो पूर्व शर्त होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्थापिका में भारत के जो लोग हैं वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो समाज सुधार स्वतः ही हो जाएगा। तिलक पश्चिमीकरण का पक्ष नहीं लेता है। तिलक प्राचीन कालखंड की वैभवशाली परंपरा की, हमारी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसकी जो मूल प्रकृति है उसको पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता है।